कहानी एक खतरनाक किंगपिन से शुरू होती है जो अपने साथियों के साथ एक मीटिंग में बैठा है। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो पिछले 15 सालों से इस टेम्प बिजनेस में है। ये साफ दिखता है कि ये शख्स इंसानों की कोई परवाह नहीं करता। उसने अपने आदमियों को कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया हुआ है और एक के हाथ को एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज का दिन उनके लिए खास है, इसलिए वो जश्न मनाने का फैसला करते हैं। एक चश्मे वाला आदमी शराब का गिलास भरता है और उसे एक टेस्टर को देता है ताकि वो पहले पिए और कंफर्म करे कि उसमें जहर तो नहीं। टेस्टर एक घूंट लेता है और कहता है कि सब ठीक है। इसके बाद किंगपिन खुद गिलास उठाता है और एक घूंट पीता है, लेकिन उसी पल वो लड़खड़ाने लगता है। साफ है कि शराब में जहर था। बाकी लोग तुरंत टेस्टर को पकड़ लेते हैं, ये सोचकर कि वही इसके पीछे है, लेकिन असली गुनहगार वो था जिसने शराब डाली थी, हिकारू गैरो। काम निपटाने के बाद गैरो अपने सामान्य कपड़े पहनता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक खूबसूरत गोरी लड़की दिखती है जो कार के अंदर किसी मर्द को किस कर रही है। गैरो इतना खो जाता है देखते देखते कि सीधे दीवार से टकरा जाता है। उस रात घर पर गैरो आइसक्रीम खाते हुए बैठा है। उसकी छोटी बहन अकारी उससे पूछती है कि उसने जहर को टेस्टर से कैसे छुपाया। गैरो समझाता है कि उसने धीरे धीरे टेस्टर को जहर का आदी बना दिया। 3 महीनों तक उसने चुपचाप उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया, जब तक कि उसका शरीर एक घातक मात्रा को भी सहन करने लायक नहीं बन गया। अकारी कहती है कि इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। गैरो मानता है, हाँ लगी, लेकिन यही वजह है कि कोई सोच भी नहीं सकता और इसीलिए वो इस हिटमैन के धंधे में टिके हुए हैं। फिर अकारी उससे पूछती है कि क्या उसने शादी के बारे में कभी सोचा है। गैरो आइसक्रीम खाते खाते लगभग चोक हो जाता है। वो मानता है कि उसे खुद पर बहुत कम भरोसा है इस मामले में। इस काम में औरतों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। वो याद करता है कि उनकी दादी चाहती हैं कि कोई एक पॉइजन क्लैन का मुखिया बने। जब गैरो ने कहा कि वो कुमारा है, तो दादी ने तुरंत किसी अजनबी लड़की से उसकी शादी तय कर दी। गैरो जानता है अगर वो कुमारा रहा तो पॉइजन मास्टर्स की वंशावली उसी पर खत्म हो जाएगी। अकारी व्यंग से कहती है कि वैसे भी वो उसके पीछे लड़कियां भागती हुई नहीं देख सकती। इसके बाद गैरो को बग मास्टर का मैसेज आता है और वो उसके साथ खाना खाने निकल जाता है। बातों बातों में गैरो कहता है कि वो जिंदगी भर अकेला रहना चाहता है, लेकिन बग मास्टर बताता है कि वो खुद शादी करने की सोच रहा है, एक शांत और प्यारी लड़की से। गैरो को सच में हैरानी होती है, क्योंकि उसे लगता था कि बग मास्टर अकेला ही बूढ़ा होगा। बग मास्टर कहता है कि शादी के बाद भी उनकी दोस्ती वैसी ही रहेगी। फिर वो अपनी बग लेग्स एक्टिवेट करके जाने लगता है। गैरो उसे रोककर कहता है, मैंने हमेशा शादी को नेगेटिव नजर से देखा था, लेकिन आज तुम्हारी बात सुनकर लगा शायद इतना बुरा भी नहीं। अगले दिन गैरो एक नई जॉब पर जाता है। रास्ते में उसका क्लाइंट ऑफिस की लड़कियों की बात करने लगता है, लेकिन गैरो उसे नजरअंदाज करके काम पर ध्यान देने को कहता है। क्लाइंट उसे अगले टारगेट से मिलवाता है, मई, एक ठंडी और निर्दयी शादी की ठग जो बहुत मुसीबत पैदा कर रही है। गैरो बिना वक्त गंवाए उसे एक सीरम इंजेक्ट करता है और बताता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसे भयानक दर्द होगा, जैसे अंदर से टूट रहे हों। लेकिन मई डरने की बजाय गैरो से फ्लर्ट करने लगती है। गैरो इसे बचाव की आखिरी कोशिश समझकर नजरअंदाज करता है। मई मानती है कि उसने लोगों को ठगा, लेकिन बताती है कि वो सारा पैसा अपने बीमार छोटे भाई के इलाज के लिए इस्तेमाल करती थी। मुंह से खून आने लगता है जैसे जहर असर करता है। वो कहती है, अगर मुझे उस शख्स जैसे किसी के सामने मरना है जिसे मैं प्यार करती थी तो ठीक है। वो गैरो की आंखों में देखकर उसका नाम पूछती है। गैरो के चेहरे पर हल्की गर्माहट आ जाती है और वो धीरे से अपना नाम बताता है। इधर क्लाइंट स्क्रीन पर देख रहा है। उसकी लड़कियां सवाल करती हैं कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्लाइंट कहता है, रिलैक्स करो, वो जेरो फैमिली से है, असैसिनेशन बिजनेस के सबसे पुराने और इज्जतदार नामों में से एक। जेरो सोचने लगता है कि आप मई की फीलिंग सच्ची हैं। तभी अकारी का फोन आता है। वो बताती है कि वो मेन हाउस वापस जा रही है क्योंकि वो फैमिली के अगले वारिस के लिए शादी करने का फैसला कर चुकी है। जेरो उसे रोकने की कोशिश करता है। अकारी बताती है कि दादी इतनी सीरियस है कि अगर उसने मना किया तो वो जबरदस्ती करेंगी, इसलिए वो खुद अपनी शर्तों पर यह करना चाहती है। जेरो पूछता है, उसकी गर्लफ्रेंड का क्या? अकारी कहती है कि उसे रिलेशनशिप खत्म करनी होगी। जेरो कहता है, रुको, अभी कुछ मत करो,
फिर वो मेई के पास लौटता है और उससे शादी का प्रपोजल करता है। वो बताता है कि पॉइजन क्लैन का मुखिया बनने के लिए उसे शादी करनी होगी, और चूंकि मेई की उसके लिए फीलिंग्स है, वो चाहता है कि वो उसके साथ हो। साथ ही वो उसके भाई के इलाज में भी मदद करेगा। मेई का चेहरा एक पल के लिए खिल जाता है, लेकिन फिर एकदम ठंडा हो जाता है। वो कहती है, बिल्कुल नहीं। वो बताती है उसे पता था कि वो मरने वाली है, इसलिए बस मजे के लिए आखिरी कोशिश की, और अब वो चैन से मर सकती है। फिर वो जेरो को सच बताती है, लोग प्यार और सही जोड़ी होने की वजह से शादी करते हैं। तुम जिसे किसी भी वक्त खत्म कर सकते हो, उसके लिए तुम सही मैच नहीं हो सकते। अगर सच में किसी के लिए सही बनना चाहते हो तो पहले अपने असली जज्बात के बारे में ईमानदार बनो। जेरो सुनता है और पहली बार दिल खोलकर बोलता है। वो कहता है, मैं एक बेरहम हत्यारा हूँ, फिर भी मेरे दिल में ख्वाहिश है किसी के साथ एक शांत जिंदगी, कोई जो मुझे वैसे प्यार करे जैसा मैं हूँ। लेकिन मुझे कभी नॉर्मल स्कूल नहीं मिला, कभी लड़कियों से मिलने का मौका नहीं मिला, बचपन से जहर का उस्ताद बनाया गया, दिल किसी के लिए खोलना सिखाया ही नहीं गया। मैं ये सुनकर हंस पड़ती है, तुमने अभी अभी मिले और दिल की बात कह दी। ये उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है, बस अलग अलग लोगों से मिलते रहो, सही इंसान मिल जाएगा। फिर वो कहती है, अब काम खत्म करो। फिर मेई रोने लगती है, सोचती है कि भाई के मेडिकल बिल्स अब कभी नहीं भरेंगे। तभी क्लाइंट अपने गुर्गों के साथ आता है और जीरो को जल्दी करने को कहता है, लेकिन जीरो मना कर देता है। वो कहता है, मेई को मैं मारूंगा नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। अगर उसे इस ग्रुप में शामिल किया गया था तो इसका मतलब है कि वो लोगों को जोड़ने में माहिर है। मैं उसे हायर करना चाहता हूँ, मैं उसे और उसके भाई को जिंदा रखूंगा, बदले में वो मेरे लिए शादी के लिए कोई ढूंढे। मेई हैरान और थोड़ी एक्साइटेड है। किसी ने पहले कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। लेकिन तभी एक गोली उसके चेहरे के पास से गुजरती है। क्लाइंट कहता है, मुझे जीरो से निराशा हुई, अब मैं पॉइजन मास्टर के वारिस को मारकर इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचूंगा। जीरो एक सेरम इंजेक्ट करता है, उसकी आंखें हरी हो जाती हैं। वो गैस मास्क पहनता है। क्लाइंट के गुर्गे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। जब गोलियां रुकती हैं, जीरो और मेई गायब। क्लाइंट ऊपर देखता है, वो दोनों छत पर हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक पल में सारे गुर्गे जमीन पर हैं, कमजोर, उठने में नाकाम। जीरो ने उन्हें जहर दे दिया है। मेई हैरान है, उसे लगता था जीरो बस बातें बना रहा था। जीरो कहता है, मैंने सिर्फ 300 यातनाओं का जहर इस्तेमाल किया। ये मरेंगे नहीं, लेकिन दर्द और डर इन्हें दोबारा ऐसा काम करने से रोकेगा। फिर जीरो अकारी को फोन करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से मत तोड़ो रिश्ता, मैं शादी करूंगा और पॉइजन क्लैन का मुखिया बनूंगा। अकारी खुश हो जाती है। इतने में क्लाइंट भागने की कोशिश करता है और सीधे वन वे मिरर से टकरा जाता है। जीरो उसकी पीठ में एक जहरीली सुई फेंकता है और वो भी धराशायी। बाहर निकलते वक्त टैक्सी के पास मेई अभी भी हिल नहीं सकती। वो जीरो से उसे उठाने को कहती है। जीरो घबरा जाता है, उसने कभी किसी लड़की को काम के बाहर हाथ नहीं लगाया। मेई कहती है, रिलैक्स करो। फिर रिवील करती है, मैं असल में एक लड़का हूँ। जीरो सन्न रह जाता है। होटल में जेरो कंफर्म करता है कि मेई सच में लड़का है। वो पूछता है, क्यों लड़की के कपड़े पहनते हो? मेई बताता है, जब मर्दों को ठगना हो तो औरत बनता हूँ, जब औरतों को तो मर्द, दोनों तरफ खेलने में मजा है। फिर वो कहता है, जब तक मैं तुम्हारी मदद करूं तो मर्द और औरत दोनों को अट्रैक्ट कर सकोगे। मेई बताता है कि उसने जेरो का एक मैच मेकिंग इवेंट में रजिस्ट्रेशन करा दिया है और उसे डिटेल्स भरने को कहता है। अगले दिन वो इवेंट में जाते हैं। लड़कियों से कहीं ज्यादा लड़के हैं, इसलिए मेई लड़की बनकर ज्यादातर लड़कों का ध्यान खींच लेता है, जिससे जेरो के कंपेरेटर्स कम हो जाते हैं। जेरो सीखता है कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखती है। मेई डिसाइड करता है कि पहले जेरो की नेचुरल चार्म ढूंढनी होगी। पहली लड़की से बात करते ही जेरो कहता है कि वो सालाना लाखों कमाता है। लड़की तुरंत रुचि खो देती है। मेई एक्सप्लेन करता है, पैसे की बात पहले करना एरोगेंस दिखाता है। अगली बार मेई कहता है, ज्यादा मुस्कुराओ। जेरो की मुस्कान इतनी फोर्स्ड और अनकंफर्टेबल लगती है कि सारी लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। दिन के अंत तक जेरो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मैं उसे एक डेटिंग ऐप दिखाता है जिसमें उसने पहले से साइन अप करा दिया है। एक डेट पहले से सेट है। डेट पर जेरो इसलिए खाना नहीं खा पाता क्योंकि पॉइजन मास्टर की ट्रेनिंग में खुद का बनाया खाना ही खाना सिखाया जाता है। जब तक वो हिम्मत जुटाता है, डेट जा चुकी है। वो हार मानकर बाकी दिन के लिए रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही मैं घर जाने लगता है, एक जीप उसके पास रुकती है और कोई उसे खींचकर अंदर ले जाता है। जेरो गाड़ी के पीछे दौड़ता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। कार के अंदर वो आदमी मे से पूछता है कि उसने उसके बड़े भाई हैंडलर से क्या किया। मे मना करता है। वो उसके चेहरे पर लेड पैलेट मारता है। तभी ड्राइवर देखता है जेरो सड़क के बीचों बीच खड़ा है। वो रुकते नहीं, उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। जेरो ठीक आखिरी पल में कार के ऊपर से छलांग लगाता है और एक थर्मा पॉइजन से उसे हिट करता है। गाड़ी 2 टुकड़ों में बट जाती है। मेई वाला हिस्सा पुल से गिरने लगता है। गिरो दौड़कर उसे थाम लेता है, बाकी नीचे पानी में गिर जाते हैं। गिरो मेई को थामे हुए उसका गिरा फोन वापस देता है और कहता है, शुक्रिया आज के लिए, एक ही दिन में इतनी लड़कियों से मिल पाया। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
मेई रियलाइज करता है कि गेरो का एक भी नंबर नहीं आया और गेरो का नंबर मांगता है। मेई गेरो का पहला सच्चा दोस्त बन जाता है। गेरो सोचता है शायद और दोस्त नहीं बनेंगे। साथ चलते हुए मेई गेरो को देखता है और उसमें कुछ स्पेशल महसूस करता है। वो समझता है यही गेरो की असली चार्म है। अगले दिन मेई गेरो को एक फ्लायर दिखाकर कहता है, कल एवोकाडो ओशनिक आर्ट गैलरी पर मिलो। गेरो नहीं समझता कि क्रूज शिप पर बनी आर्ट गैलरी का उसकी चार्म से क्या लेना देना, लेकिन मेई कहता है भरोसा रखो। अगले दिन दोनों क्रूज शिप के एंट्रेंस पर मिलते हैं। गेरो मेई को देखकर जेन्युइनली स्टन्ड है। वो बहुत खूबसूरत लग रही है। अंदर गैलरी में जाने पर गेरो सीनरी देखकर चकित रह जाता है। मेई एक्सप्लेन करता है, आज ये तुम्हारी फर्स्ट डेट की रिहर्सल है। मैं तुम्हारी डेट का रोल निभाऊंगी। अगर तुम किसी का नंबर भी ले लो और डेट पर जाओ, तुम्हारे बिहेव करने का तरीका सब बर्बाद कर देगा। इसलिए पहले प्रैक्टिस करते हैं। मॉक डेट शुरू होती है। मेई हर बार गेरो के स्टिफ या ऑकवर्ड होने पर पॉइंट्स काटती है। थोड़ी देर बाद गेरो अचानक रुक जाता है। उसे एक 40 साल पुराना DIY कैंडी किट दिखता है जिसकी वैल्यू 3 करोड़ येन से भी ज्यादा है। बस इसी चीज को देखकर गेरो बिना सोचे नेचुरली और वार्मली बात करने लगता है। मेई इंप्रेस होकर उसे 30 बोनस पॉइंट्स देती है और पहली बार उसे सच में उम्मीद नजर आती है। थोड़ी देर बाद मेई गेरो का ध्यान पास में बैठे एक अजीब से आदमी की तरफ दिलाती है जो जमीन पर फिजिट कर रहा है। गेरो का पहला अनुमान होमलेस या मेंटल हेल्थ इशू, लेकिन तभी टूरिस्ट्स का एक झुंड उसके पास दौड़कर जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। मेई बताती है वो मिस्टर शेरिटोरी है, देश के सबसे मशहूर यंग पेंटर्स में से एक। मेई इसे एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करती है। लोग दूसरों की तरफ उनके यूनिक टैलेंट की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। शेरिटोरी अजीब दिखते हैं, लेकिन उनके फैंस को वो इसी तरह पसंद है। गेरो कहता है उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं। मेई कहती है गलत हो, याद करो हैंडलर वाला सीन, तुमने अकेले पूरे कमरे को साफ किया, यही तुम्हारी चार्म है। इसलिए वो डेटिंग एप्स और मैच मेकिंग पार्टीज छोड़ने को कहती है। तुम्हें पार्टनर ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की मदद करना। हॉस्टेजेस बचाओ, VIPs को प्रोटेक्ट करो, लड़कियां खुद नोटिस करेंगी। गेरो चौंकता है, वो तो हत्यारा है। मेई कहती है इसमें कोई रूल नहीं कि तुम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। उसी रात शिप के गार्ड्स को पता चलता है कि एक वैल्यूएबल पेंटिंग गायब है। उन्हें शक है हिमेकावा ने किया, लेकिन आसपास कोई बोट नहीं मिलती। निष्कर्ष निकलता है कि वो अभी भी शिप पर है। असल में हिमेकावा समुद्र की गहराई में पहले ही जा चुकी है अपनी शार्क चास्की के साथ। किनारे की तरफ वो पहुंचती है, साथ ही हाथ हिलाते दिखते हैं। राहत महसूस होती है। अचानक एक व्हर्लपूल बनती है और साथियों को खींच लेती है, और फिर एक व्हाइट सूट पहना इंसान उसकी तरफ कूदता है। उधर जेरो और मेई बफे पर है। जेरो सीरियसली सोच रहा है लोगों को बचाने वाला काम। मेई उसे एक वेबसाइट दिखाता है, डार्क लैब, जहां क्रिमिनल्स पकड़ने और स्मगलर्स रोकने जैसे जॉब्स लिस्टेड है। जेरो को हैरानी होती है, उसे नहीं पता था, वो हमेशा ब्रोकर्स के जरिए काम लेता था। जेरो साइट ब्राउज करता है और हिमेकावा रेस्क्यू मिशन ढूंढता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बदमाशों ने हिमेकावा को किडनैप कर लिया है और उसके बदले स्टोलन आर्ट वर्क्स मांग रहे हैं। हिमेकावा को दुनिया एक फेमस चोर के रूप में जानती है, लेकिन सच्चाई अलग है। अमीर और क्रूर कलेक्टर्स गरीब लोगों से आर्ट चुराते हैं। हिमेकावा उन्हें चुपचाप उनके असली मालिकों को वापस करती है। उसके लॉयल सपोर्टर्स ने उसे बचाने के लिए जेरो को हायर किया है। मेई को कोई हैरानी नहीं, इतने हाई रिस्क के लिए इतनी कम पेमेंट पर बहुत कम लोग आते, लेकिन इससे जेरो को नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनने का मौका मिलेगा। जेरो खुद को पॉइजन मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। हायर करने वाले स्टन रह जाते हैं। इधर किडनैपर हिमेकावा के पास झुककर तंज कसता है। उसने कभी उसकी जैसी खूबसूरत नहीं देखी, क्या वो उसके साथ आ जाएगी? हिमेकावा साफ मना कर देती है, मैं सिर्फ उन कॉजेस के लिए चोरी करती हूं जिन पर मुझे विश्वास है। मेरा मिशन है तुम्हारी हर स्टोलन पेंटिंग वापस करना। वो बताती है एक छोटी बच्ची की मां मर गई थी, उसकी पेंटिंग चोरी हो गई थी। हिमेकावा ने उससे वादा किया था कि वो उसे वापस लाएगी। किडनैपर इरिटेट होकर उशियो को बुलाता है, जो हिमेकावा का गला पकड़कर उस पर पानी डाल देता है। जीरो और मेई एक मॉल में से गुजरते हुए रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं। अचानक 2 आर्म्ड गार्ड सामने आ जाते हैं। जीरो मेई के आगे खड़ा होता है और एक स्प्लिट किक से दोनों को गिरा देता है। मेई सोचती है शायद बाकी मिशन में पीछे रहना ठीक रहेगा, लेकिन जीरो उसे उठाकर कहता है तुम्हारी जरूरत है मुझे, और मेई को आगे बढ़ने की हिम्मत मिल जाती है। बॉस हिमेकावा पर गन तान लेता है। पहले उसे लगा वो उसे मारेगा, लेकिन वो गन पेंटिंग की तरफ मोड़ देता है। मेरी हर बात मानो वरना पेंटिंग बर्बाद। हिमेकावा रियलाइज करती है यही वो पेंटिंग है जो उसे उस छोटी बच्ची को वापस करनी थी। वो झुक जाती है।
तभी अचानक बॉस के दोनों हाथ एक अननोन फोर्स से उड़ जाते हैं। वो डर के मारे पैनिक करने लगता है। एक अजीब सा साया दीवार से निकलकर उसके शरीर में घुस जाता है और उसे अंदर से जलाने लगता है। लेकिन ये हो नहीं रहा। ये सब जीरो के जहर का एल्यूसिनेशन है। जीरो आराम से आगे आता है और हिमेकावा को इंट्रोड्यूस करता है। मैं वो मास्टर हूं जो तुम्हें बचाने आया हूं। हिमेकावा शॉक्ड है। एक असली मास्टर खुद बचाने आया? लेकिन तुरंत कहती है उसके पास पेमेंट के पैसे नहीं है। जीरो को समझ नहीं आता आगे क्या कहे। तभी उशियो पीछे से आकर हिमेकावा को पकड़ लेती है। जीरो ऑगमेंटेशन सीरम इंजेक्ट करता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन उशियो टेलीपोर्ट कर जाती है। हिमेकावा कंफ्यूजन में छूट जाती है। जीरो उसे मई की तरफ फेंकता है ताकि वो सुरक्षित रहे। वाटर फिस्ट्स का हमला होता है, इतनी ताकत से कि नीचे की मंजिल टूट जाती है। दोनों नीचे गिरकर लड़ाई जारी रखते हैं। उशियो रुककर घेरो से माफी मांगती है। इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बिजनेस कार्ड देती है। वो एक वाटर मास्टर है। कहती है 2 मास्टर्स की लड़ाई से ज्यादा नुकसान होगा जितना घेरो को पे किया जा रहा है। 10 गुना पैसे देगी, बस हिमेकावा को छोड़ दो। मे कंफ्यूज्ड है और वो ऑगमेंटेशन सिरिंज जमीन पर रोलिंग देखती है। थोड़ा लिक्विड बाकी है। मे उठाने लगती है। घेरो चिल्लाता है, मत छुओ। उशियो तुरंत समझ जाती है ये नॉर्मल सिरम नहीं बल्कि घातक जहर है। उशियो एक्सप्लेन करती है मास्टर्स के ब्लड लाइन उनकी एबिलिटीज से जुड़े होते हैं। पॉइजन मास्टर्स का ब्लड लाइन उनके शरीर को लीथल डोज से भी स्ट्रॉन्गर बना देता है। घेरो कहता है लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं, ये एक कर्ज भी है। टारगेट खत्म करना होता है इससे पहले कि खुद का शरीर शट डाउन हो। घेरो फिर सेटल करने से मना कर देता है। उशियो हमला करती है। शुरुआत में उशियो डोमिनेंट है, लेकिन घेरो उसके ग्लव पर थर्मा पॉइजन लगा देता है। वो एक्सप्लोड हो जाता है। इससे मिले ओपनिंग में घेरो 3 प्रिसाइज स्ट्राइक्स करता है। उशियो हैरान है कैसे 3 बार एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर मिलीमीटर प्रिसिशन से हिट किया। घेरो कहता है मैं ये हिमेकावा के लिए कर रहा हूँ। हम अभी स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन हो सकता है कल वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए उस पॉसिबिलिटी के लिए जान लगाने को तैयार हूँ। उशियो सोचती है ये सॉफ्ट हो गया। वो हेल्स लैशेस मॉडिफाइड ब्लड लाइन अनलीश करती है। हाई प्रेशर वाटर स्ट्रीम्स। घेरो सब डॉज करता है, लेकिन एक अटैक मेई को लग जाती है। हिमेकावा मेई से पूछती है क्यों इतना फार जा रहे हो? मेई कहता है ये हमारा काम है, तुम बस भागो। हिमेकावा मना कर देती है। वो इस तरह भागने वाली नहीं, वो मदद करना चाहती है। दोनों की नजर जमीन पर पड़े पॉइजन सिरिंज पर पड़ती है। जीरो का सारा जहर और नीडल्स खत्म हो चुके हैं। उशियो के अटैक्स में क्लोज जाना मुश्किल है। जीरो को बचपन की याद आती है। पॉइजन क्लैन के हेड ने वॉर्न किया था, अगर कोई हमारे मॉडिफाइड ब्लड लाइन के बारे में जान जाए उसे खत्म करना होगा। जीरो ध्यान वापस लड़ाई पर लाता है। तभी हिमेकावा ऊपर से कूदकर उस पर उतरती है और सिरिंज देती है। जीरो कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, भागो। हिमेकावा कहती है मैं हेल्पलेस प्रिंसेस नहीं हूँ। उशियो अपनी हाइड्रा टेंटिकल से हिमेकावा को खींच लेती है। जीरो खड़ा होता है और सिरिंज थाम लेता है। उशियो कहती है छोड़ दो। जीरो सिरिंज गिरा देता है और बिजली की रफ्तार से उशियो की तरफ दौड़ता है। जब तक उशियो सिरिंज देखती है वो एम्प्टी है। जीरो ने पहले ही पॉइजन ले लिया था। उशियो कुछ कर पाती उससे पहले जीरो एक जहरीली सुई उसकी गर्दन में चुभो देता है। उशियो वहीं गिर जाती है। जीरो हिमेकावा को थाम लेता है और तभी रियलाइज करता है कि उसके हाथ नो टच जोन में है। वो पैनिक करके मेई की तरफ देखता है। उशियो जागती है, जीरो उसके पास है। जीरो कामली उसकी वाटर टेक्निक एक्सप्लेन करता है। कहता है उसने इसे पॉइजन क्लैन की लाइब्रेरी में पढ़ा था। उशियो कंफ्यूज्ड है। उसने उसे जीतने का मौका था, फिर क्यों नहीं मारा? जीरो कहता है मैं हिमेकावा को बचाने आया था, मारने नहीं, हराना काफी है। दूसरे किडनैपर को भी माफ कर देता है। उशियो चिढ़कर कहती है तुम सॉफ्ट हो। घेरो कहता है अगर कोई दोबारा रास्ते में आया 1000 टॉमन्स टॉक्सिन का सामना करेगा। मी हिमेकावा से पूछती है ठीक है। हिमेकावा कहती है हाँ, वो दोबारा पकड़ी नहीं जाएगी और राइड ऑफर करती है। दोनों पैनिक हो जाते हैं जब पता चलता है राइड चास्की शार्क पर होगी। बाद में हिमेकावा आया के पास जाती है और उसकी माँ की पेंटिंग लौटाती है। आया और उसके पिता ग्रेटफुल हैं। हिमेकावा फैन क्लब कैमरा से ये देख रहा है। सब इमोशनल हो जाते हैं। घेरो ऑकवर्डली कोने में खड़ा है। हिमेकावा उसे बुलाती है। आया उसे पर्सनली थैंक्स करना चाहती है। घेरो उसे सुनकर इमोशनल हो जाता है। हिमेकावा भी घेरो को थैंक्स करती है। मुझे लगा था पॉइजन मास्टर ठंडा और बेरहम होगा, लेकिन तुम अलग हो। घेरो थोड़ा ब्लश करता है। मेई घेरो को थैंक्स करती है। तुमने मेरे भाई के इलाज का खर्च उठाया। वो रिकवर हो रहे भाई की फोटोज दिखाती है। तुमने जाने कितने लोगों की जिंदगी बेहतर की है। इस प्रेज को एक्सेप्ट करना सीखो। घेरो बहुत इमोशनल हो जाता है। चुपचाप बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन तभी फैन क्लब उसे पेमेंट डिस्कस करने के लिए बुलाती है।
हिमेकावा बताती है पैसे नहीं है लेकिन कुछ और दे सकती है। गेरो फ्लस्टर्ड। मेई सजेस्ट करती है तीनों मिलकर सेलिब्रेट करें। उस शाम गेरो और हिमेकावा ऑकवर्डली बैठे हैं, मेई का इंतजार कर रहे हैं। मेई जानबूझकर नहीं आती, वो गेरो को अकेले हिमेकावा के साथ छोड़ना चाहती है। मैसेज आता है नहीं आ सकती, खुद संभालो। गेरो लगभग पैनिक करता है। हिमेकावा उसे एक शार्क कन्वेंशन पर ले जाती है। क्लियरली गेरो का स्टाइल नहीं, लेकिन हिमेकावा एंजॉय कर रही है। फिर डिनर। मे दूर से देख रही है, लेकिन जल्दी रियलाइज होता है गेरो को पता है वो सेटअप था। मे ने कहा था कॉम्प्लीमेंट करो। गेरो ऑकवर्डली कहता है तुम्हारा नेकलेस पुरानी यादगार जैसा लगता है। मे और हिमेकावा दोनों स्पीचलेस। गेरो बातचीत की हर कोशिश फेल करता है। मे हार मानकर स्टेप इन करती है, फोन को नियर बाय मॉनिटर से कनेक्ट करके गेरो को सिग्नल्स देती है। रेस्टोरेंट मैनेजर देखता है, मे उसे ब्राइब करती है चुप रहने के लिए। हिमेकावा नोटिस करती है गेरो ने खाना नहीं छुआ। गेरो एक्सप्लेन करता है बचपन से पॉइजन मास्टर की ट्रेनिंग में सिखाया, सिर्फ खुद का बनाया खाना, हमेशा अकेले खाया। हिमेकावा कहती है कुछ हद तक समझ सकती हूँ। वो बताती है बचपन ऑर्फनेज में था, कोई दोस्त नहीं। एक अमीर बूढ़े ने अडॉप्ट किया, इसलिए नहीं कि प्यार था, बल्कि इसलिए कि उसे कोई वारिस नहीं था और वो डर गया था। उसे एक बड़ी दौलत मिली, लेकिन एक दिन उसने मैंशन में छुपी हुई स्टोलन आर्टवर्क्स की एक बड़ी कलेक्शन देखी। उसने सारी पेंटिंग्स वापस करने का फैसला किया। इसमें उसकी दौलत का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। अब उसे हफ्ते में 5 दिन पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। गेरो रिकॉल करता है लोगों ने उसे आज थैंक्स कहा, वो फीलिंग कितनी अच्छी लगी थी। वो हिमेकावा से कहता है तुम सच में कूल हो। हिमेकावा की आंखें भर आती हैं, किसी ने पहले कभी ऐसे उसकी तारीफ नहीं की। मे सिग्नल देती है जाओ आस्क आउट करो। गेरो हिम्मत जुटाता है और पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। हिमेकावा और मे दोनों स्टंड। हिमेकावा हंसती है मुझे लगा तुम डेट के लिए पूछोगे। गेरो कहता है करना चाहता था, लेकिन हम अभी अभी मिले हैं। मेरे अंदर कुछ डार्क साइड्स हैं जो मैं हमेशा छुपाना नहीं चाहता। पहले तुम्हें असली मुझे जानना चाहिए, अगर उसके बाद भी एक्सेप्ट कर सको तो प्रॉपरली पूछूंगा। मैं ये सब देखकर स्पीचलेस रह जाती है। हिमेकावा कहती है ठीक है दोस्ती से शुरू करते हैं, लेकिन मेरा दिल जीतना आसान नहीं होगा। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। गेरो उसे कार तक छोड़ता है। हिमेकावा जाते जाते कहती है अगली बार अपना बनाया लंच लाओ, हम साथ खाएंगे। तभी मेई पीछे से आती है और बताती है नई जॉब है, एक पावरफुल सीईओ की बेटी की बॉडीगार्ड ड्यूटी। गेरो तुरंत कहता है ये चीटिंग जैसा लगेगा हिमेकावा के साथ। मेई कहती है तुम दोनों से फ्रेंड्स हो, अभी ज्यादा लोगों से मिलना तुम्हारे लिए अच्छा है। गेरो मान जाता है। गेरो की नई असाइनमेंट शियूरी की प्रोटेक्शन, एक सीईओ की बेटी जो कॉलेज पार्टी अटेंड करने वाली है। पता चलता है शियूरी गेरो जितनी ही सोशली ऑकवर्ड है। पार्टी में इंट्रोड्यूस होने पर वो इतनी स्टिफ है कि लोग उसे वियर्ड समझने लगते हैं। फ्लैशबैक, मित्सुहिको शियोरी के अंकल ने गेरो को हायर किया था। बताया था कि शियोरी के पिता ने खुद कंपनी को ग्राउंड अप खड़ी की थी, लेकिन पिछले साल बीमारी से गुजर गए। विल में लिखा था जब शियोरी बड़ी हो कंपनी उसी की। लेकिन मित्सुहिको की बड़ी बहन फुकीडी ये नहीं मानती। वो विल रिजेक्ट करके कंपनी खुद हासिल करना चाहती है और रूमर्स हैं कि उसने किसी को शियोरी को मारने के लिए हायर किया है। इसीलिए मित्सुहिको ने पॉइजन क्लैन के टॉप मेंबर को हायर किया। मेई फेक स्टूडेंट आईडी कार्ड देती है, अब से तुम ओशिमा हो, 3rd ईयर स्टूडेंट। शियोरी कहती है उसने हमेशा चाहा कॉलेज में ड्रिंकिंग पार्टी अटेंड करे। गेरो तुरंत मना करता है बहुत डेंजरस है। शियोरी गेरो से रिक्वेस्ट करती है, गेरो की सारी रेजिस्टेंस गायब। ठीक है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहां पर शियोरी के इंट्रोडक्शन की बारी आ चुकी है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना है और वो काफी ज्यादा ओवरथिंक कर रही होती है और वो इतना ही बोलकर चुप हो जाती है। जिसके बाद बारी आती है गेरो की और मेई उसे देखकर काफी परेशान हो रही होती है। वो ये सोचती है कि ये इंसान कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल सकता है। गेरो उन सभी के सामने काफी अजीब सी हरकत करता है और वो एक साथ 8 बियर के ग्लासेस को पी जाता है। सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। अबे ओए ये क्या कर रहा है। अगले ही पल गेरो की बॉडी में कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। पर तभी हम ये देखते हैं कि गेरो अपनी बॉडी में से कुछ जेली जैसा बाहर निकालता है और उसको ऐसा लगता है कि इस ट्रिक को देखने के बाद सारे लोग काफी खुश होंगे और उसके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पर तो सभी की हालत काफी गंदी हो चुकी है और मेई ये देखती है अरे यार इसने सारा कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तभी एक और सीनियर सामने आता है जो सभी से ये कहता है कि वो सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे। सामने हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा होता है। ये बंदा जिसका नाम है नारुको, वो ये कहता है कि मेरा नाम है नारुको और मुझे इस बात की काफी खुशी है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। नारुको दिखने में एकदम हैंडसम लग रहा होता है, इसीलिए सारी लड़कियां उसके पास आ जाती हैं। अरे वाह तुम कितने सुंदर हो। जब ये सारे इस पार्टी से बाहर जा रहे होते हैं तो जीरो शियोरी को बुलाता है, पर वो इससे डर जाती है।
मई उससे कहती है कि तुम इसे परेशान करना बंद करो, पर मैं ऐसा कब कर रहा हूँ। जीरो से कहता है कि वो एक कंपनी की सीईओ बनने वाली है, तो उसे अपने डर को खत्म करना होगा। शियोरी ये बताती है कि मैं रो नहीं रही हूँ और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं उस कंपनी की सीईओ बनूं। जिसके बाद शियोरी उन दोनों को ये बताती हैं कि जब उसके डैड मरने वाले थे तो उन्होंने शियोरी से ये कहा था कि जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम्हें एक बार ड्रिंक ज़रूर से करनी चाहिए और उससे तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि शियोरी को अपनी अंदर की चीज़ें बाहर निकालनी चाहिए और इससे ही वो अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी पाएगी। वो ये भी चाहते थे कि मैं लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। और जब मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा गया तब भी मैंने सारा कुछ मिस कर दिया। शियोरी उन दोनों से ये कहती है कि मैं किसी से भी सही तरीके से बात नहीं कर पाती, यहाँ तक कि मैंने अपने डैड से भी सही तरीके से बात नहीं की और मैं ये भी नहीं जानती कि आखिरकार क्यों उन्होंने मुझे अपना सक्सेसर चुना। तो इसलिए मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ ताकि मैं उस पॉइंट पर आकर अपने आप पर हंस सकूँ जब मुझे अपने डर से बिल्कुल भी डर ना लगे। तुम जानती हो ना कि बाहर कोई है जो कि तुम्हें मारना चाहता है, पर फिर भी अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगले ही पल इस बात का खुलासा होता है कि नरूको ही वो इंसान है जिसे शियोरी की आंट ने उसे मारने के लिए भेजा है। लेकिन जेरो ये सोचता है कि मेरे होते हुए नरूको उसे हाथ नहीं लगा सकता और उसे कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा है कि वो हमारे ऊपर अटैक कर पाए। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज होती है, जहां पर नरूको शियोरी की आंट से मिलने के लिए जाता है और वो उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। तुम्हें उसके पीछे 1 महीना हो चुका है पर तुमने अभी तक उसे मारा नहीं है, तो तुम उसे कब मारोगे? तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो टाइम अभी नहीं आया है। और उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है जिस पर यह लिखा हुआ है 3 more days। ये सुनते ही वो दोबारा से नरूको पर गुस्सा करना शुरू करती हैं, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि वो नरूको पे कब्जे में आ जाती है और वो ये कहती है भले ही वो इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर वो तुम्हारे जैसे मास्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुमसे बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे शियोरी सीईओ ना बने या फिर वो उसके काबिल ना रहे। बदले में चाहे तुम्हें उसे मारना ही क्यों ना पड़े, तुम वो कर सकते हो। फिर हमारा सीन क्लासरूम की तरफ आता है जहां पर जेरो आराम से बैठा हुआ स्टडी कर रहा होता है, पर मैं ही उसे परेशान कर रही होती है। अरे छोड़ो, स्टडी मत करो। पर जेरो को इसके अंदर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। टीचर भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो एक ऐसे सामान के बारे में पता करते हैं जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री में धूम मचाई हुई है और जीरो पटाख से अपना हाथ खड़ा कर देता है। अरे हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। और जैसे ही वो इसका जवाब देता है तो टीचर भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इस तरफ नारुको बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है और ये एक साउंड मास्टर है, तो ये अपनी बॉडी में से निकलने वाली वेव्स को आसपास भेज रहा होता है। टीचर जीरो की काफी तारीफें कर रहे होते हैं। अरे वाह, तुम तो काफी कमाल के हो। पर अगले पल हम ये देखते हैं कि वाइब्रेशन की वजह से जीरो का सर घूमना शुरू हो जाता है। जीरो ये समझ जाता है कि ये काम उसी इंसान का है जो कि शियोरी को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो मुझे शियोरी से अलग नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। पर यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि ऐसा कर सकता है? क्या कोई बाहर से ऐसा कर रहा है? पर मैंने तो सारा कुछ पहले ही चेक कर लिया था कि कोई भी शियोरी को दिख ना पाए। ये देखकर जीरो उस पॉइजन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और शियोरी को बचा लेता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर चुकी है। जीरो ये सोचता है कि हम सभी के ऊपर एक साथ अटैक हुआ है, पर ये जगह पूरी तरह से वेंटिलेटेड है, तो यहाँ पर गैस से भी अटैक नहीं हो सकता। तो क्या ये अटैक साउंड से हुआ है? इस तरफ नारुको ने भी जीरो को देख लिया है कि वो अपनी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान उसके अटैक से इस तरह से बच नहीं सकता। नारुको ये समझ जाता है कि जीरो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक पॉइजन मास्टर है। जीरो ने ये सारी बातें शियोरी के अंकल को बता दी होती है। अब ये सारे इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उन सभी को कल की ट्रिप पर जाना चाहिए या फिर नहीं। शियोरी के अंकल इस चीज के लिए मान जाते हैं क्योंकि शियोरी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो ये चाहते हैं कि शियोरी वहां पर जाए और नए दोस्त बनाए, और वो इस बात को लेकर भी काफी श्योर होते हैं कि जीरो और मेई के होते हुए शियोरी को कुछ भी नहीं होगा। सीन चेंज होता है जहां पर जीरो शियोरी के साथ ट्रिप पर निकल चुका है और इस तरफ नारुको ने शियोरी के अंकल को अपने कब्जे में कर लिया है। जीरो को इस बात की टेंशन हो रही होती है कि अगर हम घर भी रहते तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी कि हम शियोरी को प्रोटेक्ट कर पाते, तो इसलिए हमें उस इंसान का सामना करना होगा। पर ये वाली सिचुएशन हिमेकावा की सिचुएशन से काफी अलग है, क्योंकि मैं इस बात को नहीं जानता कि वो साउंड मास्टर हमारे ऊपर अटैक कब करेगा। लेकिन तभी शियोरी जीरो के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अब ओए, ये तुम क्या कर रही हो? और इस तरफ नारुको ने अपने हाथ पर लिख लिया है 1 more day। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और ये सारे पिकनिक स्पॉट पर आ जाते हैं, जहां पर जीरो इन सभी को अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा रहा होता है, क्योंकि मेई ने उसे बताया था कि जो लड़के कुकिंग जानते हैं लड़कियां उनसे काफी जल्दी इंप्रेस होती हैं।
शियोरी भी ये ट्राई कर रही होती है कि वो अपने खाने को किसी के साथ शेयर कर पाए, लेकिन उसकी आवाज काफी हल्की होती है। कोई मेरे साथ खाना खाएगा? और ये आवाज किसी को भी समझ नहीं आती। सुनो मई, क्या तुम इसकी हेल्प कर सकती हो? पर शियोरी ने ये कहा था कि वो सारा कुछ अपने आप ही करना चाहती है। तभी शियोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक मैजिशियन की ड्रेस पहन लेती है और सभी को ये मैजिक दिखाती है कि किस तरह से उसने खाली प्लेट में नूडल्स को सर्व कर दिया है। और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और साथ में काफी खुश भी हो रहे होते हैं। वो इन सभी को एक और ट्रिक दिखाती है जिसमें ये नूडल्स अचानक से ही गायब हो जाते हैं और सीधा उसके सर पर आकर गिरते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है। अब शाम के टाइम में जीरो बैठे हुए शियोरी से ये पूछ रहे होते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। शियोरी ये बताती है कि वो किसी से जल्दी बात नहीं कर सकती और इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। इसकी इंस्पिरेशन इसे गेरो से मिली थी, यानी कि गेरो की ट्रिक। गेरो ये सुनते ही काफी शाय फील करता है, जिसके बाद इन सभी का सीनियर इस गांव के बारे में इन सभी को एक कहानी सुनाता है कि इस गांव के बारे में कहानी काफी मशहूर है कि इस जगह पर एक कर्ज है और यहाँ के जो लोग थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यहाँ के गॉड को बलि दिया करते थे। और जब भी इस गांव में हर 2 सालों में फसल नहीं होती थी तो इस गांव के सबसे छोटे बच्चे को सामने उस टेम्पल में छुपा दिया जाता था और यहाँ के लोकल गॉड उस बच्चे को खा लेते थे। साथ में वो ये भी कहता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद से इस रिचुअल को बंद कर दिया गया और ऐसा करते ही यहाँ पर काफी सारी तबाहियां होनी शुरू हो गई, यानी कि काफी सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए। साथ में वो ये भी कहता है कि इन डिजास्टर से इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं बचा, लेकिन अभी वो गॉड सामने अपनी बलि का इंतजार करते हैं और अब तुम उन सभी की बलि हो। ये सुनते ही शियोरी काफी डर जाती है। गेरो से कहता है, अरे ओए तुम डरो मत, ये छपरी बस मजाक कर रहा है। ऐसी बातें करते करते शाम हो जाती है और इन सभी के खाने का भी टाइम हो चुका है। पर तभी हम ये देखते हैं कि सारी लड़कियां अब भी नरूको को ही ढूंढ रही हैं, लेकिन नरूको यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो जंगल में सारे के सारे ट्रैप्स को सेटअप कर रहा है कि किस तरह से वो शियोरी को जान से मार पाए। तो चलो, मैंने अपना काम कर दिया है और मेरा ये किलर सेशन तुम्हारी चीखों से स्टार्ट होगा। और फिर हमें इन सभी के सीनियर को दिखाया जाता है जो कि टेस्ट ऑफ करेज स्टार्ट करने वाला है और वो सभी को सामने उस टेम्पल तक जाने का रास्ता बताता है और साथ में वो ये कहता है कि वहां पर एक ऐसा स्पॉट भी है जहां पर आप सेल्फी ले सकते हो जो कि आपकी एक यादगार मेमोरी बन जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और फिर हमें गैरो और शियोरी को दिखाया जाता है जो कि उसी टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मेई ये गैरो को ये समझा रही होती है, क्या तुमने उस सस्पेंशन ब्रिज के बारे में सुना है? और जो भी उसके ऊपर जाता है उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। तो तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है कि तुम शियोरी के काफी करीब आ सकते हो। जाते हुए शियोरी गैरो से बातें कर रही होती है और वो ये कहती है, तुम्हें एक बोझ लग रही होंगी, क्यों, है ना? अगर मैं घर होती तो शायद से तुम्हें ये सारा कुछ ना करना पड़ता है। लेकिन गैरो उससे कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि इस जगह पर कभी भी अटैक हो सकता है, पर तुम अपनी ट्रिप को एंजॉय करो। वैसे भी तुम्हें ये मौके काफी कम मिलते हैं। अगर कोई तुम्हें मारना भी चाहता है तो टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में ये दोनों स्पॉट पर आ जाते हैं और शियोरी सामने ये देखकर काफी डर जाती है। गेरो ने पहली बार सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आखिरकार इसे यूज कैसे करते हैं। अब जैसे ही शियोरी सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक सेल्फी को क्लिक करती है और जैसे ही वो इसे देखती है तो उसके अंदर सिर्फ उसका ही चेहरा होता है और गेरो की जगह पर कोई और होता है, काफी अजीब सा चेहरा। जैसे ही वो अपने आसपास देखती है तो गेरो यहाँ पर कहीं भी नहीं होता, लेकिन तभी वो साइड में देखती है कि गेरो वहाँ पर है। पर तभी अचानक गेरो किसी अजीब से मॉन्स्टर में चेंज होना शुरू हो जाता है। शियोरी उससे बचकर भाग रही होती है और तभी अचानक उसके सामने एक फांसी का फंदा आ जाता है और साथ में वो मॉन्स्टर भी। अब ये मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और साथ में उसके डैड का रूप भी ले लेता है। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर आ ही गई और अब तुम्हारी बलि दी जाएगी, तो तैयार हो जाओ। लेकिन शियोरी उनसे ये पूछती है, पर आपने मुझे अपना सक्सेसर क्यों बनाया? लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके डैड का चेहरा बीच में से खुल जाता है। मुझे वो सारा कुछ नहीं करना था जो कि मैंने कर दिया। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी हो और तुम इसीलिए सफर कर रही हो क्योंकि तुम वो सारी चीजें कर रही हो जो कि तुम्हारी हद के काफी बाहर है। अब ये घोस्ट बार बार शियोरी को भड़काना शुरू कर देता है, जिससे शियोरी की आंखें भी चेंज हो जाती हैं। अगले पल हम ये देखते हैं कि वो इस फांसी के फंदे को अपनी गले में डाल लेती है, लेकिन इससे पहले शियोरी मरती उसके मन में सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और वो ये कहती है कि भले ही मैं स्ट्रांग नहीं हूं पर मैं मेहनत कर रही हूं और मैं हार नहीं मानूंगी। ये बोलते ही वो सामने से कूद जाती है। जैसे ही वो नीचे गिर रही होती है वो इससे बचने के लिए अपनी अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल करती है, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जेरो यहाँ पर आ जाता है और वो पानी में एक सॉफ्ट बबल बनाता है और शियोरी को लेकर उसके ऊपर लैंड होता है,
जिससे वो दोनों बच जाते हैं। जीरो भी ये सारा कुछ समझ जाता है कि ये सारा कुछ उसके ही फैमिली वाले कर रहे हैं ताकि वो शियोरी को जान से मार पाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया पाए। गैरो ये सारी बातें उसी बंदे से कर रहा होता जिसका नाम है नारुको। मैं ये बात काफी अच्छे से जानता हूँ कि जब वो फोटो को क्लिक कर रही थी तो तुमने मेरे ऊपर साउंड वेव से अटैक किया और बाद में हम दोनों को अलग कर दिया। अरे वाह, जितना सोचा था तुम तो उससे भी काफी शार्प हो। वैसे इसमें काफी मजा तो आएगा और अब मैं एक ऐसी ट्यून बनाने वाला हूँ जो कि तुम्हारी मौत पर खत्म होगी। लेकिन भाई शियोरी की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि उसके पैर में चोट लग जाती है। गैरो से कहता है चाहे अब कुछ भी हो जाए हम दोनों को साथ रहना होगा क्योंकि खतरा पहले से काफी बढ़ चुका है। गैरो शियोरी से कहता है कि वो उसके कंधों पर आ जाए, पर यहाँ तो शियोरी उसके ऊपर काफी अजीब तरह से चढ़ी होती है। गैरो से कहता है ये कोई तरीका है ऊपर आने का। ये बोलते ही वो अपनी बॉडी में उसी पॉइजन को इंजेक्ट कर लेता है और वो काफी तेजी से यहाँ से भागता है। पर इस तरफ नारुको ने अपनी सीक्रेट टेक्निक माइंड विस्पर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो गैरो के ऊपर इससे अटैक कर रहा होता है, यानी कि वो उसके दिमाग पर कब्जा करने का ट्राई करता है। साथ में वो ये कहता है, ओह अच्छा तो ये बात है, तो ये है उस पॉइजन मास्टर की सीक्रेट मॉडिफाइड ब्लड लाइन। शियोरी गैरो को इससे बचाने के लिए उसे एक हेडफोन देती है, पर नारुको उनसे कहता है कि तुम चाहे किसी भी हेडफोन का इस्तेमाल कर लो, पर मेरी माइंड विस्पर टेक्निक सीधा तुम्हारी बॉडी पर असर करती है। तभी अचानक एक अटैक उड़ता हुआ गैरो की तरफ आता है, पर वो इससे बच जाता है। अब अगले पल हम ये देखते हैं कि नारुको गैरो पर एक के बाद एक काफी सारे अटैक्स करना शुरू करता है, पर गैरो उन सारे अटैक से काफी आराम से बच रहा होता है। नारुको ये कहता है, अरे ओए मुन्ना, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे टारगेट नहीं हो। जिसके बाद वो शियोरी के दिमाग को दोबारा से कंट्रोल करने का ट्राई करता है और जैसे ही वो ये करने में कामयाब होता है तो शियोरी यहाँ से भाग जाती है। नारुको ये कहता है, अरे वाह, इसके पास तो ट्रॉमा का भंडार है, तो मैं इसके माइंड को बार बार मैनिपुलेट कर सकता हूँ। शियोरी के सामने उसके अंकल थे और वो ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक बोझ हो, लेकिन तभी अचानक गैरो उसके अंकल की एक जोरदार लात मारता है। गैरो शियोरी को ये समझाता है कि उसके अंकल उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब गैरो शियोरी को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो नारुको से बात करने का ट्राई करता है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन सकते हो और तुम्हारी टेक्निक लोगों के ट्रॉमा पर काम करती है। यहाँ पर मैं अपनी जीपीएस की हेल्प से शियोरी और गैरो को ढूंढने का ट्राई कर रही होती है। तभी मैं उन दोनों के सामने आ जाती है। गैरो चेक करता है कि हेडफोन में एम्पलीफायर है, तो चलो फिर असली गेम को शुरू करते हैं। अगली पल नारुको अपनी खतरनाक वायर से गैरो पर अटैक करता है। गैरो भी अपने स्पेशल एसिड का इस्तेमाल करता है। नारुको एक बड़ा मॉन्स्टर बना लेता है। गैरो छोटी बॉटल्स निकालता है जिससे पेड़ों की साइज बढ़ जाती है और वायर्स कट जाती हैं। तो अब यहाँ सभी लोग मे और शियोरी के पीछे भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ गीरो को लग रहा होता है कि नारुको उसके ऊपर अपनी किसी टेक्निक से हमला करेगा। पर तभी नारुको गीरो के ऊपर उस वायलेंस से हमला कर देता है जिससे उसने बनाया था ताकि वो वहां से भाग सके। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा होता है जिससे कि वो जीत सके। तब गीरो नारुको का पीछा करने लगता है। तुम सच में बहुत ज्यादा क्रूअल हो पॉइजन मास्टर, क्योंकि चाहे मेरी टारगेट बच के सीईओ बन भी जाएगी तब भी उसकी मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि इसके बाद उसके रिलेटिव्स उससे नफरत करेंगे और वो लोग इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सोसाइटी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शियोरी के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एक वीकलिंग जिसे स्ट्रॉन्ग दुनिया का सामना करना पड़ता है, उसके साथ हमेशा ट्रेजेडी होती है। चाहे वो पूरी मेहनत ही क्यों ना कर ले और चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले, पर इस ताकतवर लोगों की दुनिया में कमजोर लोग कभी सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बेवकूफी भरी करेज उन्हें थकाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो गीरो कहता है, ओए नारुको, क्या तुम डरे हुए हो? क्योंकि तुम्हें भी अंदाजा है कि शियोरी कितनी ज्यादा टफ है। तुमने उसके ट्रॉमा को बढ़ा दिया था, पर फिर भी उसने अकेले उस ट्रॉमा को हरा दिया और इस तरह उसने अपनी वीकनेस पर भी जीत हासिल कर ली। मुझे तो लगता है कि हम जैसे लोग जिन्हें ताकतवर होने के लिए फोर्स किया जाता है, शियोरी उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। तब नारुको कहता है, हम लोगों की सोच सच में बहुत ज्यादा अलग है। रुको जरा, मुझे आखिरकार सुपर परफेक्ट हीलिंग स्पॉट मिल ही गई। यह है फाइटोसाइड, एक ऐसा हीलिंग कॉम्पाउंड जिसे ट्रीज एयर में रिलीज करते हैं। मेरी साउंड मास्टर आर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए नहीं बनी है, तो इसलिए अगर मुझे अपने नोट्स को प्ले करके अपने एनिमी को जाल में फंसाना है तो मुझे अपनी पीक कंडीशन पर पहुंचना होगा। जिस वजह से ये फॉरेस्ट मेरे लिए सबसे अच्छा बैटल ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर ये फाइटोसाइट है जो कि मुझे मेरी पीक कंडीशन पर पहुंचा देंगे और इसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। नारुको उस गैस को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि जो उसने सूंघा है वो फाइटोसाइड नहीं है, बल्कि वो गीरों के द्वारा प्लेस की गई पॉइजनस गैस है, जिससे कि नारुको को एहसास हो जाता है कि वो गीरों के जाल में फंस गया है। पर वो अभी भी हार नहीं मानता है और पॉइजन को अपने सिस्टम से बाहर निकालने लगता है। पर तभी जीरो आकर उसके मुंह में वाटर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर घुसा देता है
साउंड मास्टर, जो तुम करते हो तुम उसमें ग्रेट हो, पर तुम्हारे मूव्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिस वजह से उन्हें एक्टिवेट करने के लिए पक्का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं अपनी लाइफ को कम करके पावर को हासिल करता हूँ, और यहाँ पर तुम्हें हीलिंग की जरूरत है। वैसे फाइटोसाइड में पॉइजनस गैस मिक्स करना आसान टास्क नहीं था, पर इस तरह की ट्रिक मेरी स्पेशलिटी है, तो इसलिए मैं ये कर पाया हूँ। तब जीरो नारुको को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर इस बात पर नारुको अभी भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने जीरो को ये झूठ बोला होता है कि उसके हारने के बाद सब कुछ रुक जाएगा। तब यहाँ मेई जीरो का फोन नहीं उठा रहा होता और शियोरी के ना मिलने की वजह से वहां पर बच्चे किसी और बलि को ढूंढने लगते हैं। तब मेई शियोरी को वहां से भागने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया होता है, पर शियोरी उसके लिए मना कर देती है और वापस उन लोगों के पास जाने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से मेई उसे समझाता है कि अगर वो वापस वहां पर जाएगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। तब शियोरी उसे समझाती है कि अगर वो वापस ना गई तो वो लोग किसी और को पकड़कर उसकी बलि दे देंगे, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और उन सबको रोकने के लिए उसने एक प्लान भी सोच लिया है। तब यहाँ सभी लोग एक और लड़की को बलि देने के लिए पकड़ लेते हैं, और जैसे ही उसे मारने लगते हैं वैसे ही शियोरी विच की आउटफिट को पहन के सामने आ जाती है और सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी शियोरी अपनी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके सभी को एक फायर ट्रिक दिखाती है और सबको विश्वास दिलाती है कि वो लॉर्ड चलदनी को एक्सरसाइज कर सकती है। तो यहाँ मेई ने ही शियोरी को तैयार किया होता है और उसने उसे बताया होता है कि उसे फुल कॉन्फिडेंस में सबके सामने अपनी बात रखनी होगी, जिस वजह से शियोरी उसका साथ देने के लिए मेई को थैंक यू कहने लगती है। तभी मेई उसे बताता है कि वो उसकी मदद इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि वो ये कर सकती है। तभी मेई ये करने के लिए अपने हौसले को इकट्ठा करने लगती है, पर तभी एक लड़की उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग कैसे विश्वास कर लें कि वो लॉर्ड चलदनी को एक्सरसाइज कर सकती है। तब सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि अगर वो इतनी ही ताकतवर थी तो आखिरकार उसने पहले लॉर्ड चलदनी को एक्सरसाइज क्यों नहीं किया। तब थोड़ी देर बाद सभी लोग उसे कायर कहने लगते हैं, पर शियोरी सबको समझाती है कि उसने पहले ऐसा इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो अपनी पावर को इकट्ठा कर रही थी। ये सुनकर सभी लोग शियोरी को जल्द से जल्द लॉर्ड चलादनी को एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, और शियोरी ओवरथिंक करते हुए ये सोचने लगती है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है तो उनमें से किसी को इस बात की सजा मिल सकती है और उनकी जिंदगी भी बिगड़ सकती है। पर तभी मेई शियोरी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि शियोरी के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो अपनी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एक फ्लेम मॉन्स्टर को लॉर्ड चलादनी की तरफ फेंक देती है। तब गेरो लॉर्ड चलादनी की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि शियोरी ने उसे फोन करके पहले ही बता दिया होता है कि जब शियोरी सिग्नल देगी तब उसे गैस को लॉर्ड चलादनी के ऊपर फेंकना होगा, क्योंकि वो लॉर्ड चलादनी डेड लीफ से बनी हुई है, जिस वजह से गैस को आग लगते ही वो भी जल जाएगी। तब गेरो लॉर्ड चलादनी के ऊपर गैस को छिड़क देता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि शियोरी उसे ठिकाने लगा सकती है, जिस वजह से हम देखते हैं शियोरी लॉर्ड चलादनी को एक्सरसाइज करने में कामयाब हो जाती है। तब सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और शियोरी सबको कैंप फायर करने के लिए कहती है। तब मेई गेरो को बता देता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से कंप्लीट हो गया है, और नारुको भी कहने लगता है कि गेरो ने उसे हरा दिया है, पर गेरो उसे समझाता है कि वो असल में शियोरी से हारा है क्योंकि शियोरी ने अपनी वीकनेस को ओवरकम किया है। तब नारुको को अपना बचपन याद आने लगता है, जहां पर उसके फादर ने उसे सिखाया होता है कि कमजोर लोग कभी ना कभी जरूर मारे जाते हैं, जिस वजह से नारुको ने रोते हुए अपने बड़े भाई को मार दिया होता है। अब मुझे समझ में आया कि मैं कभी भी स्ट्रांग नहीं था। गेरो, आखिरकार तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? तब गेरो कहता है, आज ओरिएंटेशन है तो ये एक स्पेशल डे है, और हाँ नारुको, अगर तुम अपने पूरे दिल से हील होना चाहते हो तो तुम किसी के सामने अपनी वीकनेस शो करने की कोशिश कर सकते हो। तब नारुको इससे खुश हो जाता है और गेरो शियोरी के पास पहुंच के देखता है कि सभी लोग वहां पर कैंप फायर कर रहे हैं, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। तब शियोरी गेरो के लिए एक प्रेजेंट लाई होती है, और वो एक सुपर साइज मिक्सी मैक्स किट होती है जो कि गेरो की फेवरेट कैंडी होती है, और उसे देख के गेरो और उसके टीचर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वैसे तुमने डेथ तक फाइट की है और तुम्हें तो सबसे ज्यादा डैमेज इस चीज से हो रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मई, ये एक हिस्टोरिक इवेंट है क्योंकि पिछले 22 सालों से DIY कैंडी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है, और आज शियोरी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तब अगले दिन जब सभी लोग उठते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि पिछले दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था, जिस वजह से वो लोग शियोरी को अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं, और शियोरी उन्हें बताती है कि वो तो बस मैजिक ट्रिक्स में अच्छी है। तब हम देखते हैं उन्हें लेने शियोरी के अंकल हेलीकॉप्टर्स में आ जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर के नीचे पुल अप कर रहे होते हैं। तब शियोरी इस सब के लिए जेरो को थैंक यू कहती है और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसे शाबाशी देने की कोशिश करने लगती है, पर जेरो अपने सिर को पीछे कर लेता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब शियोरी उसे समझाती है कि वो तो बस अपने डैड की तरह उसे शाबाशी देना चाहती है, और मेई जेरो को इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, जिस वजह से हम देखते हैं मेई उस चीज की वीडियो बनाने लगती है। जेरो, तुम्हारी वजह से किसी को ना ही सैड फील करना पड़ा है और ना ही कोई हर्ट हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मैंने सबसे ज्यादा बेस्ट मेमोरीज बनाई है, तो इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें जान पाई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब तुम्हें नहीं लग रहा कि ये ज्यादा हो रहा है? तुम मेई को भी तो शाबाशी दे सकती हो ना।
अभी ये काफी नहीं है और वैसे भी मैंने मई को पहले ही शाबाशी दे दी है। तो यहाँ नारू को शियोरी की आंट को मिशन फेल होने की वजह से सारे पैसे वापस देने के लिए तैयार हो जाता है और नहाने के लिए एक बेथिंग हाउस आ गया होता है। तो यहाँ शियोरी की आंट इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और हम देखते हैं उन्होंने एक और बंदे को शियोरी को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया होता है, जिस वजह से वो उसे मारने के लिए तैयार होता है। पर तभी जैरो आकर उसे एक ही फटके में हरा देता है और शियोरी अपने आंट की तरफ जाने लगती है। अब आखिरकार कैट आई है। कैट, तुम्हें मेरी जिंदगी या फिर मेरा फ्यूचर चाहिए? मुझे बस एक चीज चाहिए और वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन करें। मैं एक ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे कि मैं इस दुनिया की सारी उदासी को छीन सकूं और उसके लिए आप ही हो जो मुझे ट्रेन कर सकती हो। पर मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की है, मुझे ये पता है। और मुझे पता है कि ये कंपनी आपके लिए लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मेरे डैड के साथ मिलके इसे इतना बड़ा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ मिलके इस कंपनी को चलाएं। तब शियोरी की आंट को शियोरी के डैड की आखिरी बातें याद आने लगती हैं, जहां पर उन्होंने कहा होता है कि ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उनकी विल को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। पर अगर उन्हें कभी भी शियोरी के अंदर पोटेंशियल दिखाई देगा तो वो चाहते हैं कि वो शियोरी का ध्यान रखे। और यहाँ हम देखते हैं शियोरी की आंट को उसके अंदर पोटेंशियल दिखाई दे गया होता है, जिस वजह से वो उसे ट्रेन करने के लिए मान जाती हैं और शियोरी के अंकल ये देख के इमोशनल होने लगते हैं। तब शियोरी खुश होकर मेई और गैरो की तरफ देखने लगती है, पर वो लोग वहां से खिसक जाते हैं। गैरो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो तुम्हें शियोरी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। मैंने आज तक सिर्फ ह्यूमन गार्बेज को ही ठिकाने लगाया है और अभी हिमेकावा और शियोरी से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने जितना सोचा था ये दुनिया उतनी भी घटिया नहीं है। इस टाइम शियोरी को शादी करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मेरे जैसा लड़का सिर्फ उसके रास्ते में ही आएगा और मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा है। तब मेई को ये अच्छा लगता है कि गैरो उसकी बातों पर अमल कर रहा है, जिस वजह से वो गैरो को शाबाशी देने लगता है और मेई गैरो से कहने लगता है कि उसे सच में लगा था कि उसकी और शियोरी की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, पर लगता है अब उसे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं शियोरी बाइक में बैठ के वहां पर आ जाती है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और शियोरी उन्हें ड्रिंकिंग पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, क्योंकि अभी भी एक ऐसी चीज रह गई होती है जिसे उन्होंने ओवरकम नहीं किया होता। तब वो लोग ड्रिंकिंग पार्टी करने चले जाते हैं, जहां पर मेई सिर्फ खाने पे फोकस कर रहा होता है, जिस वजह से वहां पर शांति हो जाती है। तो शियोरी एक टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करने लगती है, पर गैरो को उस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं होता और गैरो भी उसे पिछले दिन के बारे में बताने लगता है, पर उस बारे में शियोरी को कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। और बेचारे मे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और आखिरकार वहां पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है। ये तो सच में एक ऑकवर्ड मूड है और चाहे इन्हें कैंपिंग ट्रिप में बात करने में कोई दिक्कत ना आई हो, पर अभी इनके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके बीच दूरियां बढ़ती जाएंगी, जिस वजह से अब मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। तभी मैं जैसे ही कुछ कहने लगता है वैसे ही जीरो खड़ा हो जाता है और एक और पार्टी ट्रिक दिखाने की बात करने लगता है, पर मैं को इससे डर लग रहा होता है क्योंकि जो पिछली बार जीरो ने दिखाया था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पर हम देखते हैं शियोरी जीरो की पार्टी ट्रिक में इंटरेस्टेड होती है, जिस वजह से जीरो आगे बढ़ने लगता है और मैं दुआ कर रहा होता है कि इस बार जीरो कोई गड़बड़ न करे। तब हम देखते हैं जीरो मैजिक ट्रिक से अपने हाथ में एक फूल मंगा लेता है और जैसे उसे हवा में फेंकता है वैसे ही वहां पर अंधेरा होकर चारों तरफ फूल गिरने लगते हैं, जिसे देखकर मैं और शियोरी दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मुझे लगा था कि पार्टी ट्रिक्स सिर्फ दूसरों की अटेंशन पाने के लिए होती हैं, पर मैं गलत था क्योंकि शियोरी ने मुझे सिखाया कि पार्टी ट्रिक्स में आपको लोगों को सामने से फेस करना पड़ता है ताकि आप उन्हें एंटरटेन कर सकें। तो शियोरी ये देख के मैजिक ट्रिक दिखाने लगती है, जिस वजह से जीरो भी अपनी अगली मैजिक ट्रिक को दिखाना शुरू कर देता है और मैं को अच्छा लग रहा होता है कि चाहे वो बात नहीं कर सकते हैं पर किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट जरूर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद शियोरी जीरो को बताती है कि उसे सच में इसमें बहुत ज्यादा मजा आया है और जीरो उसे सीईओ बनने के लिए ऑल द बेस्ट कहने लगता है, जिस वजह से शियोरी उससे पूछने लगती है कि क्या वो लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है तो शायद हम दोबारा ना मिले। तुम्हें पता है जीरो कि मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हूँ और मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ और इसके बावजूद भी मैं अपनी कंपनी और कॉलेज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती और ना ही प्यार में पढ़ना नेग्लेक्ट करना चाहती हूँ। तो ये सुनते ही जीरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और शियोरी भी शर्मा रही होती है, पर तभी शियोरी के अंकल उसे पिकअप करने वहां पर आ जाते हैं, जिस वजह से उनकी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है
और हम देखते हैं जाने से पहले शियोरी जीरो के साथ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती है ताकि वो उसे दोबारा मिल सके। तब हमें पता चलता है कि शियोरी ने जीरो का नंबर निकालने के लिए 65,536 सिनेरियोज को तैयार किया होता है और इन सब के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। और यहाँ जीरो को समझ में नहीं आ रहा होता कि शियोरी सच में उसे लाइक करती है या फिर वो बस पोलाइट एक्ट कर रही थी। तब ये सुन के मे उसकी टांग खींचने लगता है और उसे समझाता है कि उसे धीरे धीरे अपने रिलेशन को डेवलप करना चाहिए। तो मे जीरो को संडे को नेक्स्ट ऑपरेशन पर चलने के लिए कहता है, पर जीरो इससे मना कर देता है क्योंकि उस दिन उसके दोस्त बग मास्टर की शादी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हमने इस एनिमे के 6 एपिसोड खत्म कर दिए हैं। अगर आप अगला पार्ट चाहते हो तो कमेंट करो ताकि हम बाद में इस एनिमे को अगली एक ही वीडियो में खत्म कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।